दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। सब लुकिकाय लालन की जात संसारे। इनकम टैक्स नोटिस पर कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार। कांग्रेस ने कहा बार बार दिए जा रहे हैं नोटिस। भाजपा बोली कांग्रेस ने नियम कायदों की उड़ाई धज्जियां। अपीलीय ट्रिब्यूनल से कोर्ट तक साबित हो चुकी है कांग्रेस की गलती। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक मामले में दाखिल किया पहला आरोप पत्र। पटियाला हाउस कोर्ट में दायर चार्जशीट में न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को बनाया गया आरोपी। प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती भी अदालत में पेश। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी सरकार के एक और मंत्री पर कसा शिकंजा। ईडी ने कैलाश गहलोत से की 5 घंटे तक पूछताछ। भाजपा ने बोला हमला, कहा किसने कितना माल खाया सब सामने आ रहा है। राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और एम एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए नमो ऐप के जरिए केरल के भाजपा कार्यकर्ताओं से किया संवाद। कार्यकर्ताओं से एलडीएफ यूडीएफ की साठगांठ और उनके भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक करने की अपील की। भाजपा ने 11 उम्मीदवारों के नाम की 8वीं सूची की जारी। चुनाव घोषणा पत्र समिति का भी किया गठन। 27 सदस्यों वाली समिति तैयार करेगी घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तेज हुआ नामांकन। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, राजीव चंद्रशेखर और गजेंद्र सिंह शेखावत ने भरे पर्चे। वहीं बिहार में इंडी गठबंधन में खींचतान जारी। बीमा भारती की पप्पू यादव को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। कांग्रेस को इनकम टैक्स नोटिस दिए जाने पर सियासत गर्म है। कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार जारी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उन्हें जानबूझकर बार बार नोटिस दिए जा रहा है, तो भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई हैं और अपीलीय ट्रिब्यूनल से लेकर कोर्ट तक कांग्रेस की गलती साबित हो चुकी है।
आयकर रिटर्न में अनियमितताओं के चलते कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग ने 1823 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस भेजा था, जिसके बाद शुक्रवार रात को इसी मामले में 2 और नोटिस कांग्रेस पार्टी को भेजे गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला और आईटी विभाग के द्वारा भेजे गए नोटिस को बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। हमें बार बार कल रात को भी 2 और नोटिस मिले हमें। कल जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब तक 4 नोटिस हमें मिले थे। कल रात को 2 और नोटिस मिले हैं और आज मैं नहीं जानता हूं और कितने नोटिस आएंगे, क्योंकि अभी तक केसरी जी के जमाने तक ही नोटिस आए हैं। आईटी विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में टैक्स के साथ ही जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है। ये नोटिस साल 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए भेजा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से पुनर्मूल्यांकन प्रोसीडिंग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की याचिका खारिज करने के बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है, जिसको लेकर सियासत जोरों पर है। कांग्रेस के आरोप पर भाजपा ने जोरदार तरीके से पलटवार किया और कहा कि जो लोग कानून का पालन नहीं करते हैं उन्हें कानून का सामना करना ही पड़ेगा। उन्होंने टैक्स के कंप्लायंस नहीं किए। जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर एग्जेम्पशन चाहिए, जो चंदा वसूली करते हैं, आता है, डोनेशन आता है, उस पर अगर टैक्स एग्जेम्पशन चाहिए तो अंडर सेक्शन 13A उसको मैंडेटरी कंप्लायंस है, उसको पूरा करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया। आयकर मामले में जो गड़बड़ियां कांग्रेस पार्टी ने की है उसकी जांच होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि कानून बनाने वाले लोग कानून का ना पालन करने के नाम पर प्रोटेस्ट, धरने जैसी चीजें करके न्यायालय और इंस्टीट्यूशंस को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ शनिवार को देश के कई शहरों में प्रदर्शन किया तो भाजपा ने इसे कांग्रेस की हताशा करार दिया और कहा कि कानून समान रूप से काम करता है। कांग्रेस पार्टी पर अब कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। अगर कानून के घेरे में है तो कानून सबके लिए बराबर है, और अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो बिल्कुल अनुचित है। इसलिए अनुचित है कि कानून यदि अपना कदम उठाता है तो इनकी बेचैनी बढ़ती है, चाहे वो काला धन हो या और भी कई ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस पार्टी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। आयकर विभाग के नोटिस पर कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी को पैसे के मुद्दे पर कमजोर करने की ये कोशिश है, जबकि भाजपा ने साफ किया है कि एजेंसी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। दिस इज द weakness what the BJP has understood, that they will lose the election, so they are trying to create all type of fear, including me also. Yesterday night I got a notice from the income tax which has already been the settled matter. मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के छोटे छोटे वर्कर से लेकर के देश के सभी मतदाता जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी, उनका घमंडिया अलायंस, उनका इंडी अलायंस, और उस इंडी अलायंस जिसके नेतृत्व ही अभी स्पष्ट नहीं है, वो कहीं भी सरकार में आने वाले नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप राजसी परिवार से हैं, आप डायनेस्ट हैं और आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया तो होगा नहीं। देश में इनकम टैक्स देने का काम उतना मेरा भी है, उतना जयराम रमेश का भी है, उतना कांग्रेस पार्टी का भी है, उतना बाकी सब पार्टी का भी है। गौरतलब है कि नोटिस मिलने से पहले कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 2017 से 2021 के लिए आयकर विभाग के जुर्माने की दोबारा जांच की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने पिछले आदेश में कहा था कि कांग्रेस ने याचिका का रास्ता तब अपनाया जब टैक्स असेसमेंट की आखिरी तारीख नजदीक आ गई। कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रथम दृष्टया यह लगता है कि आयकर विभाग ने कांग्रेस के खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठा किए हैं। इससे पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस के खातों से 135 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की थी। कांग्रेस से ये रिकवरी 2018-19 के लिए की गई थी। दरअसल कांग्रेस ने आयकर भरने की अंतिम तारीख के 1 महीने बाद अपने कागज जमा किए थे और साथ ही उन नियमों का उल्लंघन किया था जिसके अंतर्गत इसे आयकर भरने में छूट मिलती है। नियमों के उल्लंघन के चलते आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को नोटिस दिया, लेकिन कांग्रेस अपनी गलती को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी सरकार के एक और मंत्री कैलाश गहलोत पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। ईडी ने कैलाश गहलोत से 5 घंटे तक पूछताछ की। इस मामले को लेकर दिल्ली की सियासी तपिश चरम पर है। आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री से पूछताछ पर भाजपा ने हमला बोला और आप नेताओं पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए।
दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी सरकार के एक और मंत्री पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। अब ईडी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने गहलोत से 5 घंटे तक लंबी पूछताछ की। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आपके कई नेताओं को जांच एजेंसियां पहले ही गिरफ्तार कर चुकी हैं। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि कैलाश उस ग्रुप का हिस्सा थे जिन्होंने दिल्ली में नई शराब नीति को लागू किया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति के तहत साउथ ग्रुप के शराब कारोबार के लाइसेंस के एवज में आप और उसके नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। साउथ ग्रुप में बीआरएस नेता के कविता के शामिल होने का आरोप है। इस बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिसने चोरी किया उसे जवाब तो देना ही होगा। हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कई परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अब शराब घोटाले में और नए किरदार सामने आएंगे। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। ऐसे तो अरविंद केजरीवाल को खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी का चरित्र ऐसा है कि इसमें नैतिकता नाम की कोई जगह है नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में हैं। मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह मामले में पहले से ही जेल में हैं। कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने इसे पार्टी को खत्म करने के लिए भाजपा की साजिश करार दिया है। असल सवाल से ध्यान भटकाने की ये पूरी कवायद है, पूरी कोशिश है। हम सब जानते हैं सैकड़ों रेड्स पड़ी, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी तक सबूत के तौर पर कागज का एक टुकड़ा नहीं मिला और 1 रुपए की वसूली नहीं दिखा पाई, कोई मनी ट्रेल नहीं दिखा पाई। इस बीच भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को कौन आशीर्वाद देगा। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद ऐसे लोगों को मिलता है जिसने जनता के लिए कुछ काम किया हो। लोग खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, लेकिन दिल्ली की हालत तो खस्ता है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को एक अभियान की शुरुआत की जिसमें उन्होंने व्हाट्सएप नंबर जारी कर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जनता से आशीर्वाद मांगा है। हालांकि ये नंबर कुछ घंटों में ही डिलीट हो गए। जब भी आजकल कोई कहेगा केजरीवाल को आशीर्वाद दो, तो दिल्ली की जनता कह रही है भ्रष्टाचारी को आशीर्वाद देने को बोल रहे हो। अब अरविंद केजरीवाल के प्रति दिल्ली की कोई संवेदना नहीं है। दूसरी बात, कहाँ है आम आदमी पार्टी के लोग, कहाँ है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता? वो क्यों नहीं आशीर्वाद मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए? पत्नी को ही क्यों मांगना पड़ रहा है? दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में थी, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो सरकार ने इसे रद्द कर दिया। कथित शराब घोटाले का खुलासा 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक और उसके संस्थापक व प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। मोटी रकम लेकर चीन समर्थक प्रचार करने और चीनी एजेंडे को देश में बढ़ावा देने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी पहली चार्जशीट दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की है। मोटी रकम लेकर चीन समर्थक प्रचार करने और चीनी एजेंडे को देश में बढ़ावा देने के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस के निशाने पर आए न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक और उसके संस्थापक व प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की है। स्पेशल सेल ने आरोप पत्र पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर हरदीप कौर के समक्ष दायर किया। आरोप पत्र, जिसे कई हजार पन्नों का बताया जा रहा है, और सहायक दस्तावेज बक्सों में भरकर अदालत लाए गए थे। प्रबीर पुरकायस्थ और वेबसाइट के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को अदालत में पेश किया गया। प्रबीर पुरकायस्थ मामले के मुख्य आरोपी है, जबकि अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनाया गया है। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अब इस मामले में बहस की शुरुआत होगी। अदालत ने इस मामले में 16 अप्रैल को अगली तारीख तय की है। चार्जशीट में न्यूज क्लिक के एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं।
आरोप है कि न्यूज क्लिक को चीन के समर्थन में प्रचार करने व देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के लिए कथित तौर पर चीनी कंपनियों से धन प्राप्त हुआ था। चार्जशीट में जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जानकारी दी गई है। पुलिस ने कई छापों में करीब 480 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की थी। न्यूज क्लिक पर आरोप है कि इन्हें विदेश से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। एफआईआर में कहा गया है कि अमेरिका के करोड़पति नवल राय सिंघम लगातार न्यूज क्लिक को फंडिंग कर रहे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि 3 साल के अंदर 38.05 करोड़ रुपए के फेक विदेशी फंड का ट्रांजैक्शन किया गया था। ये पैसे गौतम नवलखा और तीस्ता सीतलवाड़ के सहयोगियों के अलावा कई पत्रकारों को दिए गए थे। इसमें एफडीआई के जरिए 9 करोड़ 59 लाख रुपए और सर्विस एक्सपोर्ट के बदले 28 करोड़ 46 लाख रुपए देने की बात सामने आई थी। चीन से आया पैसा कुछ विदेशी फर्म्स के माध्यम से न्यूज क्लिक तक पहुंचा। यही पैसा न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों को भी दिया गया था। साल 2021 में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यूज क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उस वक्त न्यूज क्लिक के प्रमोटर्स को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान नमो ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के केरल के कार्यकर्ताओं से वार्तालाप किया। इस संवाद में प्रधानमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कार्यकर्ताओं का उत्साह एवं ऊर्जावर्धन किया और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अटूट परिश्रम की सराहना भी की। साथ ही उन्होंने आगामी चुनाव में केरल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं से जन जन तक राष्ट्र निर्माण के भाजपा के विचारों को पहुंचाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से प्रदेश के प्रत्येक परिवार को राज्य में एलडीएफ, यूडीएफ की सांठगांठ और उनके भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक करने की अपील की। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दल अपनी रणनीति को धार देने के साथ ही अब उसे अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं। भाजपा ने जहां राजनाथ सिंह की अगुवाई में अपने चुनाव घोषणा पत्र समिति की घोषणा की, तो तमाम दलों के प्रत्याशी दूसरे चरण के लिए पर्चे दाखिल कर रहे हैं। चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही सभी दल अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति की घोषणा कर दी है। इस समिति में 27 सदस्य हैं, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। निर्मला सीतारमण को समिति का संयोजक बनाया गया है और पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवराज पाटिल की बहू डॉक्टर अर्चना पाटिल चाकुरकर शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गयीं। महिला रिजर्वेशन, नारी शक्ति वंदन महाविधेयक जो उन्होंने लाया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। लोकसभा चुनाव के लिए नागपुर से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर सेंट्रल क्षेत्र में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने केरल में अटिंगल निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम से भाजपा प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। चंद्रशेखर का सीधा मुकाबला 3 बार से लगातार सांसद शशि थरूर से होगा। चेन्नई सेंट्रल से भाजपा उम्मीदवार विनोज पी सेल्वम ने भी चुनाव प्रचार किया। भाजपा ने विनोज पी सेल्वम को चेन्नई सेंट्रल सीट पर चुनावी मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर बूथ विजय अभियान का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रदेश के हर घर में भाजपा का झंडा लगाने का काम दिया है और भाजपा को अपने बूथ में जीत दिलाने का संकल्प दिलाया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा से भाजपा उम्मीदवार अजय टम्टा के समर्थन में रोड शो किया। जनता ने भी बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। शेखावत को लगातार तीसरी बार पार्टी ने जोधपुर सीट से उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। भजनलाल शर्मा ने दावा किया है कि राजस्थान की 25 सीटें भाजपा जीतेगी और जीत का अंतर भी बहुत बड़ा होगा। मुझे विश्वास है कि राजस्थान 25 सीट तो जीतेंगे, लेकिन अब की बार जो मार्जिन होगा वो बहुत बड़ा होगा। बिहार में एनडीए की सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने सभी 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। इस बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेता बताया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ शेयर किए एक पोस्ट में पशुपति पारस ने लिखा, हमारी पार्टी रालोजपा एनडीए का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में 400 प्लस सीट जीतकर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से सरकार बनाएगी। साथ ही बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने में हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन है और रहेगा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में 60 सीटों में से सीएम पेमा खांडू और डिप्टी सीएम चौना मीन समेत बीजेपी के 10 विधायकों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं बीजेपी ने शनिवार को ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लोकसभा उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 11 और उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें कटक से भर्तहरि मेहताब, लुधियाना से नवनीत सिंह बिट्टू, पटियाला से परनीत कौर को उम्मीदवार बनाया गया। भाजपा ने अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरणजीत सिंह संधू को अमृतसर लोकसभा सीट से और हंसराज हंस को फरीदकोट से उम्मीदवार घोषित किया है। तो एक और जहां चुनाव प्रचार तेज हो गया है, वहीं बिहार की सियासत में नित नया सियासी ड्रामा दिख रहा है। महागठबंधन में महाभारत छिड़ गई है। इस सियासी जंग की वजह है पूर्णिया लोकसभा सीट, जहां महागठबंधन के ही 2 उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। वहीं चुनाव में दल बदल भी जारी है। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में महाभारत छिड़ गई है। इस सियासी जंग की वजह है पूर्णिया लोकसभा सीट, जहां महागठबंधन के ही 2 उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। पप्पू यादव द्वारा पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा किए जाने के बाद पूर्णिया में सियासी हलचल तेज हो गई है। पप्पू यादव जहां कांग्रेस का झंडा लेकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडी महागठबंधन की सदस्य पार्टी आरजेडी पहले ही इस सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस की झंडा जनता ने हमारे हाथ में दे दी है और वो झंडा मेरे हाथ में होगी और जनता उस झंडे को 26 अप्रैल को स्थापित करेगी। हमारे आदरणीय पप्पू जी हैं, तो जो है कि पार्टी का उसको निभाना चाहिए। कांग्रेस में है, फिलहाल ही कांग्रेस में अपना पार्टी को विलय किए हैं और पूरे देश का लड़ाई है, पूर्णिया का लड़ाई नहीं है। तो पूरे देश का लड़ाई में इस तरह से कहेंगे तो अच्छा बात नहीं है। पप्पू यादव उस असफल डॉक्टर की तरह हो गए हैं जो एक लकवाग्रस्त आदमी को ठीक करने में पूरा जोर जान लगाए हुए है, और लकवाग्रस्त आदमी ठीक होना नहीं चाहता है। कांग्रेस ठीक होना नहीं चाहती है, पप्पू यादव ठीक करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। दोनों अपनी समस्या से परेशान हैं। इंडी गठबंधन के तहत बिहार की आरा, काराकाट व नालंदा, झारखंड की कोडरमा और अगियाओं सू विधानसभा उपचुनाव के लिए भाकपा माले ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। कर्नाटक से 2004 से 2009 तक सांसद रही डॉक्टर तेजस्विनी गौड़ा, जयराम रमेश और पवन खेरा की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गईं। It is Indian National Congress they picked me to fight against the former Prime Minister of India, Shri Devegowda ji in Karnataka. रविवार को होने वाली इंडी गठबंधन की इस रैली के बारे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह किसी एक दल या व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। इस रैली में इंडी गठबंधन के सभी 18 घटक दल शामिल होंगे। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसमें शामिल दलों के नेताओं को कोई भी पूछने वाला नहीं है।
जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया है। व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। दूसरी बात मैं कहूं, ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है। कुछ 28 पार्टियां इसमें शामिल हैं। इनको राज्यों में कोई भी नहीं पूछने वाला है, इसलिए कहीं भी मौका देखते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, अपना भाषण देने की कोशिश करते हैं। आज जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है और जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। इस बीच तमिलनाडु में चेन्नई सेंट्रल से डीएमके उम्मीदवार दयानिधि मारन ने प्रचार किया। मारन ने चेन्नई मध्य सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वो इसी सीट से सांसद हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी रणनीति में कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। मुद्दों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन जनता को ही तय करना है कि सत्ता की चाबी वो किसे सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से आज 4 विभूतियों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार प्रदान किए। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को देश की 4 विभूतियों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर शामिल हैं। इन सभी चारों हस्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। इनके परिजनों ने राष्ट्रपति से सम्मान लिया। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का भारत रत्न अवार्ड उनके बेटे पीबी प्रभाकर राव ने प्राप्त किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। यह पुरस्कार चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने प्राप्त किया। इस मौके पर उनके पोते जयंत चौधरी ने खुशी जाहिर की। परम सौभाग्य है और मेरे जीवन के सबसे खास पल आज हमने यहाँ बिताए हैं। ये सब देशवासियों के लिए समर्पित है। चौधरी साहब जिस समर्पण भाव से देश के लिए उन्होंने काम किया, देश में जो सबसे गरीब समाज, वंचित समाज के लोग थे, जो गांव में रहते हैं, मेहनत करते हैं, उनके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। आज वे सब लोग गर्व महसूस कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार उनके पुत्र रामनाथ ठाकुर ने प्राप्त किया। इस मौके पर उनके बेटे ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया। बात करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ। भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देखा, समझा, बूझा। मरणोपरांत उन्हें 36 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च अवार्ड देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। देश में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार एमएस स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने प्राप्त किया। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने अपने दिवंगत पिता को सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की। नहीं, आज तो बहुत खुशी का दिन है। उनकी पूरे जीवन उन्होंने फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए काम किया और वो चाहते थे कि भारत में फूड सिक्योरिटी हो और सब लोगों को सफिशिएंट खाना मिले। तो इस चीज़ के लिए पूरा ज़िंदगी, जब तक उनकी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई, तो वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे थे। तो हमको बहुत खुशी है कि इसका रिकग्निशन आज मिला है भारत रत्न के रूप में। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित इस अलंकरण समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बहुत से गणमान्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में की गई सर्वोच्च स्तर की असाधारण सेवा कार्य के सम्मान के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में हुई हिंसा के आरोपी शाहजहां शेख को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले शाहजहां शेख को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। शाहजहां को वित्तीय भ्रष्टाचार मामले की जांच में सहयोग न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने पर भी शाहजहां आज बशीरहाट जेल में ही रहेगा।
भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को अरब सागर में अपहृत ईरानी जहाज अल काम्बार 786 पर सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 23 पाकिस्तानी नागरिकों वाले चालक दल ने भारतीय नौसेना को धन्यवाद दिया और भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। गौरतलब है कि सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने जहाज अल काम्बार 786 पर हमला किया था। नौसेना ने बताया कि सोकोत्रा के पास 9 हथियारबंद लुटेरों ने इस जहाज पर कब्जा कर लिया था। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। राजस्थान का आज 75वां